नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत कुमार। आज जिस यूरोलॉजी की प्रॉब्लम के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ, उसे कहते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डिजीज़। मतलब जो पेशाब का रास्ता है, जो पेशाब की नली है, उसमें पेशाब का अवरोध होना, पेशाब ठीक से ना निकल पाना, उसका कारण क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसका उपचार क्या है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पेशाब की नली की धार पतली होना, जो कि काफ़ी कॉमन है आजकल यंग पॉपुलेशन में। यंग एज के लोग, करीब 25 साल 30 साल इस उम्र के लड़के इस प्रॉब्लम से हमारे पास आते हैं कि उनको पेशाब करने में दिक्कत हो रही है। जो मुख्य लक्षण इस चीज़ के होंगे वो ये होंगे कि उनको ये लगेगा कि समय के साथ मेरी पेशाब की धार धीमी होती जा रही है, पहला लक्षण। दूसरी बात कि जब वो पेशाब करने जाते हैं तो उनको और लोगों से कंपेयर करने में ज़्यादा टाइम लगता है और उनकी पेशाब की धार बहुत धीमे धीमे या फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप करके गिरती रहती है। उनको कई बार बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से पेशाब के रास्ते में जलन भी हो सकती है। उनको कई बार पेशाब के रास्ते में ब्लड भी आ सकता है और कई बार ऐसा भी होता है कि जिस समय वो सेक्स करते हैं या संबंध बनाते हैं, उस समय जब सीमेन का डिस्चार्ज होता है तो उस समय भी उनको ब्लड आ सकता है। तो इनिशियली तो लोगों को ये लगता है कि कोई इन्फेक्शन होगा, वो दवा खा लेते हैं, हो सकता है उनको थोड़ा बहुत सिम्टोमेटिक आराम भी मिल जाए, मगर ये दिक्कत धीमे धीमे पेशाब के रास्ते की दिक्कत बढ़ती जाती है और पेशेंट कई बार हमारे पास इस तरीके से आता है कि उसकी पेशाब रुकी हुई है, मगर हम जब नली डालने का प्रयास करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता है, नली नहीं जा पाती है पेशाब के रास्ते के अंदर। तो क्या है ये बीमारी? इसको कहते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डिजीज़। 90% तो ये पुरुषों की दिक्कत है, पुरुषों के पेशाब में के रास्ते में ही ये प्रॉब्लम अराइज होती है, मगर फीमेल्स में, महिलाओं में भी ये दिक्कत हो सकती है। पुरुषों में इसका ज़्यादा होने का कारण ये है कि पेशाब का रास्ता पुरुषों का करीब करीब 22 सेंटीमीटर लंबा होता है, क्योंकि वो पेनिस के थ्रू निकलता है पेशाब का रास्ता, उसमें चोट लगने की संभावना ज़्यादा होती है। और फीमेल्स का रास्ता जो होता है पेशाब का रास्ता, वो छोटा होता है और उसमें स्ट्रक्चर के चांस रिलेटिवली कम होते हैं। तो हम लोग पुरुष की जो प्रॉब्लम है, मेल्स यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डिजीज़, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे मुख्य तौर पे क्या कारण क्या है इसका? तो सबसे कॉमन कारण होता है किसी तरीके की चोट लगना पेशाब के रास्ते में। तो चोट लगना मतलब कभी कोई बहुत लंबे समय से साइकिल चला रहा है तो साइकिल पे बैठने से नीचे की तरफ जिस हिस्से को हम लोग पेरिनियम कहते हैं, पेरिनियम वो हिस्सा होता है शरीर का जो अंडकोश के नीचे होता है और लैट्रिन के रास्ते के आगे होता है। अगर इस हिस्से में किसी तरीके की कोई चोट लगती है तो वो पेशाब के रास्ते को चोट पहुंचा सकता है। अगर उस रास्ते में कोई इन्फेक्शन होता है तो वो पेशाब के रास्ते को चोट पहुंचा सकता है। अगर उसमें कभी किसी को नली डाली गई या कभी किसी को पेशाब रोकने के कैथेटर डाला गया और उसको डालने के बाद ब्लड आया है, वो भी एक कारण है होने का। कई यंग मेल्स में जिसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ STDs होते हैं, उनमें भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बनने का चांस होता है। कैसे हम लोग पता करेंगे इसके बारे में? तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम लोग यूरोफ्लोमेट्री कहते हैं, मतलब पेशाब के धार को हम नापते हैं एक कंप्यूटर में मरीज़ को यूरिन पास करा के, उससे ये मालूम करते हैं कि उसका फ्लो रेट, मैक्सिमम फ्लो रेट कितना है पेशाब का। उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें फर्दर जांच करानी है कि नहीं करानी है। तो अगर किसी का फ्लो रेट बहुत ही कम आता है तो फिर हम आगे की जांच कराते हैं, जैसे एक्सरे कराते हैं, जैसे कहते हैं RGU MCU। आप लोग देख सकते हैं कि एक एक्सरे मैंने लगा रखा है एक पेशेंट का। इस एक्सरे से हमको मालूम चलता है कि पेशाब के रास्ते में किसी तरीके की कोई रुकावट है कि नहीं है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये पेशाब का रास्ता है और ये जो रास्ते में आपको रुकावट दिखाई दे रही है, यही यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डिजीज़ है। तो इस रुकावट की होने की वजह से पेशाब पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाती है। क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाती है, मरीज़ को बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, उसको ब्लीडिंग हो सकती है, उसको जलन हो सकती है, मगर पेशाब बाहर नहीं निकल पाती है। तो जैसे मैंने बताया, यही मुख्य तौर पे 2 इन्वेस्टिगेशन है जिससे हमको मालूम चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। एक बार हमको डायग्नोस हो जाता है कि ये यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, अब हम इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। मुख्य तौर पे 3 तरीके के ट्रीटमेंट इस बीमारी में किए जाते हैं। जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। दवाइयों द्वारा इस चीज़ को ठीक करने का कोई उपचार पॉसिबल नहीं है। अगर ये स्ट्रक्चर की बीमारी है तो उसका इलाज सिर्फ सर्जिकल है। सर्जिकल में पहला इलाज डायलिटेशन, जो कि अगर कोई बहुत ही एजेड पुरुष हैं, जो 80 ईयर्स के ऊपर के कोई पेशेंट है या 90 ईयर्स के ऊपर के कोई पेशेंट जिनको ये प्रॉब्लम है, जो बड़ी सर्जरी नहीं करवा सकते हैं, उनको हम लोग डायलिटेशन मतलब एक उस हिस्से को सिलाई के द्वारा चौड़ा करना, जिससे कि वो रास्ता ओपन अप हो जाए और पेशाब करने में आसानी हो जाए। ये उन्हीं पेशेंट्स में एडवाइजेबल है जिनको कि किसी कारण से हम बड़े ऑपरेशन नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन होता है दूरबीन का इलाज, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टोस्कोपी EIU।
या एंडोस्कोपिक इंटरनल यूरेथ्रोटमी। इसका मतलब ये होता है कि हम दूरबीन के माध्यम से जाएंगे, उस रास्ते में जहाँ सिकुड़न है उसको हम खोल देंगे, उसको एक एंडोस्कोपिक नाइफ होती है जिससे हम खोलते हैं, और खोलने के बाद हम एक उसमें पेशाब के रास्ते में नली डाल देते हैं। ये एक सीधा सरल ऑपरेशन होता है। ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर आधे सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर के होते हैं उनमें ये उपचार पेशेंट को हम लोग ऑफ़र करते हैं। यंग एज में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि इस पे ना जाएं, क्योंकि दोबारा होने की जो संभावना है, रिकरेंस रेट जो है इस प्रॉब्लम का, वो लगभग 60% के आसपास होता है। मतलब कि अगर हम इसको एंडोस्कोपिक ऑपरेशन से करेंगे तो दोबारा होने के जो चांसेस हैं वो लगभग 60% के आसपास है। अब जो सबसे बेनिफिशियल या सबसे एक्यूरेट जो इलाज इस बीमारी का है उसको हम लोग कहते हैं बक्कल म्यूकोजल ग्राफ्ट यूरेथ्रोप्लास्टी। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि हम गाल के अंदरूनी जो खाल होती है, जो मुलायम खाल गाल के अंदर होती है, उसका एक टुकड़ा, एक हिस्सा निकालते हैं और उसका हिस्सा निकाल के हम जिस रास्ते में रुकावट है पेशाब के, वहाँ पे उसको एक एडिशनल दीवार की तरह प्लेस कर देते हैं, जिससे कि वो रास्ता चौड़ा हो जाए, जिससे कि वो रास्ता से पेशाब निकलने में दिक्कत ना हो। अब अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो इस ऑपरेशन की सक्सेस रेट करीब 85% होती है। मतलब कि 85% लोग हैं जिनको इस ऑपरेशन को कराने से आने वाले टाइम में दिक्कतें नहीं होंगी। अब ये जानना ज़रूरी है कि इसकी तैयारी कैसे करी जाती है और किन पेशेंट्स में हम इसको एडवाइस करते हैं। कितना भी लंबा स्ट्रक्चर क्यों ना हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो छोटे स्ट्रक्चर होते हैं वो आधे सेंटीमीटर के होते हैं, 1 सेंटीमीटर के, उसमें हम लोग एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट या फिर दूरबीन का इलाज एडवाइस कर सकते हैं। पर ये जो स्ट्रक्चर लंबे होते हैं उससे ज़्यादा, या जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, उनमें हम लोग ये वाला ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं पेशेंट को। पेशेंट को ज़रूरी है कि उसकी गाल की खाल अच्छी हो, सपल हो, वो तंबाकू या मसाले का सेवन ना करता हो, उसका मुंह एडिक्वेटली खुलता हो, तभी वो ऑपरेशन कारगर होगा, तभी उसकी सक्सेस रेट बढ़ेगी। और इस ऑपरेशन करने के बाद लगभग 3 हफ्ते के लिए पेशेंट को हम लोग बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। 3 हफ्ते के लिए पेशेंट को ये कहते हैं कि वो घर में रहें, क्योंकि जो पेशाब का रास्ते की नली है वो वहाँ पड़ी रहेगी 3 हफ्ते तक। और ये एक प्लास्टिक सर्जरी टाइप का ऑपरेशन है, इसीलिए वो नई खाल को वहाँ जमने में और इन्फेक्ट ना हो और आराम से काम हो, उसको होने में इतना टाइम ना लगता है पेशेंट को। अगर कोई भी लक्षण जैसे मैंने आपको बताए ये आपके पास आपको हैं तो आप आके दिखाइए, अपना रूटीन चेकअप कराइए, एक अल्ट्रासाउंड कराइए, उससे ये आइडिया लगेगा कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं। डायग्नोसिस के लिए हम लोग स्ट्रक्चर का डायग्नोसिस इस एक्सरे से बनाते हैं और ऑपरेशन करके लगभग 90% पेशेंट्स को हम रिलीफ दे सकते हैं।